Hello friends, welcome to Vyaspeed. Now we continue with the practical problems of income from salary. In this lecture, I am going to solve a very important question of salary. Now, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इतना बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं और बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हाउस रेंट, रेंट फ्री हाउस क्या होता है, कार की वैल्यूएशन कैसे होती है। तो अपन पढ़ते हैं। लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। Mr. Nair is working in a jute mill company in Kolkata since 1st March 2011. मिस्टर नैयर है जो एक जूट मिल में काम करते हैं और कोलकाता में करते हैं, तो 1 मार्च 2011 से। ही इज इन द ग्रेड ऑफ 8,400, 16,700 एंड 23,000 प्लस डियरनेस अलाउंस एट द रेट ऑफ 20% ऑफ हिज बेसिक पे। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इस ग्रेड की बात करते हैं। तो ग्रेड में क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है 8,400, 8,400, 16,000, मतलब 8,000 में हर साल 400 ऐड होगा जब तक उसकी सैलरी 16,000 नहीं हो जाती है। उसके बाद 16,000 के बाद 700 ऐड होगा जब तक उसकी सैलरी 23,000 नहीं हो जाती है। ये ग्रेड का मतलब होता है। अब अपन को 2011 से ही स्टार्ट करना है, वो भी मार्च से, और 18-19 तक लेके आना है। चलते हैं आगे। हाँ, तो 20% ऑफ इस बेसिक पे उसको डीए मिलता है, और जिसका हाफ ऑफ विच एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब कि जितना भी डीए उसका होगा उसका हाफ जो है वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। He contributes 12% of its salary and one half of dearness allowed to the recognized provident fund, to which employer contributes an equal amount. Employer भी उतना ही करता है। अब यहाँ लिखा है कि ये 12% करता है, तब हमें याद होना चाहिए कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, मतलब इसका हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये 12% तक ही है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो उसकी सैलरी में ऐड होता है। During the previous year, he took a loan of 40,000 from his provident fund. अपने provident fund से उसने 40,000 का लोन लिया है for the daughter marriage, and of which he repaid 4,000 during the year by way of deduction from his salary. और सैलरी में से वो हर महीने 4,000 डिडक्ट कराता रहेगा। इस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, वो प्रोविडेंट फंड में से लिया है और वहीं वापस पैसा जा रहा है उसका। He has been provided with the rent free house owned by the mill. Now, यहां पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रेंट फ्री हाउस की। The fair rent of which is 44,000 per annum. जब ये कैलकुलेट करेंगे तब इसको समझेंगे। He is getting conveyance allowance of rupees 600 per month for private purpose. अब क्योंकि ये प्राइवेट पर्पज के लिए, तो कन्वेंस अलाउंस जो है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है, सर्वेंट अलाउंस टैक्सेबल है। अब ये सारे अलाउंसेस जो भी हमारे क्वेश्चंस में आते हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि वो टैक्सेबल है, टैक्स फ्री है, या एग्जेम्प्टेड है, या फिर वो पार्टली टैक्सेबल है। He receives 1,20,000 for encashment of earned leave on 1st September 2018, being 10 months leaves not availed of. कि उसने 1 सितंबर से क्या किया है, उसने लीव लिया, एनकैशमेंट किया है अर्न लीव का, जो कि ड्यूरिंग द सर्विस है। तो अब हमें याद होना चाहिए अर्न लीव सैलरी वाला पॉइंट, कि अर्न लीव सैलरी वाले पॉइंट में अगर इन सर्विस कोई एनकैशमेंट होता है अर्न लीव का, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। नाउ 30 डेज की उसको लीव मिलती है एज पर टर्म्स। He has provided with the facility of gardener and a cook who are each paid 150 पर मंथ बाय द एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो फैसिलिटी है गार्डनर और कुक की, क्या इसके लिए टैक्सेबल होगी। तो हम वापस कहाँ जाएंगे, परक्यूजिट में। परक्यूजिट में क्या होता है कि ये जो फैसिलिटीज होती हैं ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए होती है। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हमें याद होना चाहिए कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होता है जो डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है, या जिसके पास 20% से ज्यादा के शेयर्स होते हैं, या फिर उसकी मॉनेटरी सैलरी जो है वो 50,000 से ज्यादा होती है पूरे साल की। तो हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कि इसकी सैलरी कितनी है, क्योंकि पहले वाले 2 पॉइंट्स तो क्वेश्चन में है नहीं। Now he is also provided with the small car by the employer. तो कार की वैल्यूएशन भी हमें पता होनी चाहिए। For official and private purpose, 2 children of Mr. Nair are studying in the institution run by the employer, for which no fees are paid. Expenditure per student per month is 600. अब हमें पता है कि एजुकेशन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर अपने ही
इंस्टीट्यूशन में देता है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, तो यहाँ पर वो अपने ही इंस्टीट्यूशन में दे रहा है इसलिए ये एग्जेम्प्ट होगी। Compute Mr. Nayar's taxable salary for the assessment year 19 and 20, assuming that salary is due on the first day of the next month। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हम समझेंगे। ये क्वेश्चन हमने इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स की बुक्स डॉक्टर HC मेहरोत्रा एंड डॉक्टर SP गुप्ता से लिया है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहला काम हमारा बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने का, क्योंकि सैलरी ग्रेड गिवन है। ये रहा सैलरी ग्रेड 8,400, 16,700 और 23,000, और ये स्टार्ट कब से होता है? ये स्टार्ट होता है मार्च 2011 से। तो हम भी 1 मार्च 2011 से शुरू करते हैं। उसकी सैलरी कितनी होगी? 8,000। 2012 में कितनी हो जाएगी? 8,400, क्योंकि उसको 4,000 का क्या मिलेगा? इंक्रीमेंट होगा हर साल। फिर 1 मार्च 13 को कितनी हो जाएगी? 8,800। 1 मार्च 2014 को 9,200। 1 मार्च 15 को 9,600। 16 को 10,000। 17 में 10,400। 18 में 10,800 और 19 में 11,200। अब हमें इससे आगे नहीं जाना है ना। हमें जो सैलरी कैलकुलेट करनी है वो करनी है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की। ये 12 महीने हैं हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो। तो इसकी करने के लिए, और ये ध्यान रखना है कि सैलरी जो ड्यू होती है वो नेक्स्ट मंथ में होती है, मतलब नेक्स्ट मंथ में मिलती है। पिछले महीने की सैलरी अगले महीने मिलेगी। तो जैसे ये है अप्रैल 18, 18, 18, 18, अगस्त 18, सितंबर 18, अक्टूबर 18, जनवरी 19, फरवरी 19 और मार्च 19। अब यहां जो अप्रैल में जो सैलरी मिलेगी हमें, इस अप्रैल में वो कौन सी सैलरी होगी? पिछले मार्च की। पिछला मार्च जो है इसकी सैलरी हमें मिलेगी अप्रैल 2018 में। अप्रैल की कब मिलेगी? मई में। मई की कब मिलेगी? जून में। जून की जुलाई में। जुलाई की अगस्त में। अगस्त की सितंबर में। सितंबर की अक्टूबर में। अक्टूबर की नवंबर। नवंबर की दिसंबर। और दिसंबर की सैलरी जनवरी में। जनवरी की सैलरी फरवरी में। और फरवरी की सैलरी कब मिलेगी? मार्च में। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्च में उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। यहां पर इस मार्च के अंदर उसकी सैलरी हो जाएगी हमारी 11,200, लेकिन ये मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सैलरी कब ड्यू हो रही है? नेक्स्ट मंथ में ड्यू होगी। मतलब ये मार्च वाली सैलरी कब मिलेगी? अप्रैल में मिलेगी। तो या तो ये टैक्सेबल होगी नहीं। तो अब सभी महीने में 10,800 ही रहेगी। ये रही 2000 मार्च 18 से 10,800 ही सैलरी रहेगी। तो बेसिक सैलरी हो गई 10,800 इंटू 12, 1,29,600 को मल्टीप्लाई कर लेना। कैलकुलेटर लेके बैठे, जैसा कि पिछली वीडियो में भी लेक्चर में बोला है मैंने कि आप कैलकुलेटर साथ में लेके बैठे। अब चलते हैं हम आगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, नीचे क्वेश्चन है, साथ साथ में पढ़ते रहे। अभी हमने बेसिक सैलरी कैलकुलेट करी 1,29,600। फिर वो कह रहा है ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 12% ऑफ इट्स सैलरी। ये रहा सॉरी वो कह रहा है 20% ऑफ हिज बेसिक पे जो है वो डियरनेस अलाउंस है। तो डियरनेस अलाउंस बेसिक पे 1,29,600, इसका 20% 25,920। फिर चलते हैं he contributes 12% of its salary and 1/2 dearness allowance to the recognized provident fund to which employer contributes an equal amount। तो एम्प्लॉयर भी 12% कर रहा है, मतलब वो एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर लोन हमें लेना नहीं है, क्योंकि वो प्रोविडेंट फंड से लिया और ऑलरेडी टैक्स कर चुके हैं हम उसको। he has been provided with the rent free house। तो रेंट फ्री हाउस की हम कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट 2 में। देन फेयर मिल हो गया। ही इज गेटिंग कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस इज टैक्सेबल। कन्वेंस अलाउंस कितना मिल रहा है? 600 पर मंथ। तो कन्वेंस अलाउंस जो टैक्सेबल है, कन्वेंस अलाउंस 600 इंटू 12। उसके बाद है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस भी टैक्सेबल है। और फिर है सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस भी टैक्सेबल है। चलते हैं आगे। नाउ ही रिसीव्स 1,20,000 फॉर एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव ऑन 1 सितंबर। तो रिटायर तो हुआ नहीं, कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है रिटायरमेंट की, इसका मतलब ही इज इन जॉब। तो जब वो वाइल इन सर्विस होता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव फुल्ली टैक्सेबल है। नाउ ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ गार्डनर एंड कुक। उसकी सैलरी ही कितनी है? बेसिक सैलरी 1,29,600 है।
तो वो तो 50,000 से ज्यादा हो गई। और मॉनेटरी जोड़ोगे आप, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ये जोड़ोगे, कन्वेंस अलाउंस, तो हो ही रही है ज्यादा। इसका मतलब ही इज एन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो क्योंकि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो उसके लिए ये जो फैसिलिटीज होगी, गार्डनर, कुक, ये दोनों, ये क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो गार्डनर 150 इंटू 12, कुक 150 इंटू 12। नाउ वैल्यूएशन ऑफ कार, अब उसको कार भी मिली है, ये वर्किंग नोट 3 में कैलकुलेट करेंगे। और एजुकेशन फैसिलिटी निल होगी, क्यों, क्योंकि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो एम्प्लॉयर का खुद का है। जब एम्प्लॉयर के खुद के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, फैसिलिटी दी जाती है, तो वो एग्जम्प्ट होती है। नाउ सबसे पहले हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब रेंट फ्री हाउस के लिए वापस अब आपको रिक्विजिट में जाना होगा और याद रखना होगा कि द हाउस इज ओन्ड बाय द मिल, लिखा हुआ था कि हाउस जो है वो मिल का है और सिचुएटेड इन कोलकाता। तो जब भी हाउस ओनर का होता है, एम्प्लॉय का होता है और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है, तो हम पॉपुलेशन देखते हैं। अगर उसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15%, अगर 25 लाख और 10 लाख के बीच में तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी। अब क्योंकि यहाँ पर ये हाउस जो है वो कोलकाता में सिचुएटेड है, क्वेश्चन में लिखा है कोलकाता में, तो जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 25 लाख से ज्यादा होगी, तो उसकी सैलरी वैल्यू होगी 15% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो बोनस, कमीशन और टैक्सेबल अलाउंस। अब बेसिक सैलरी 1,29,600 थी, डीए हाफ ही लेना है क्योंकि हाफ ही अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो जितना भी डीए था 20% उसका हाफ 12,960। बोनस, कमीशन, बोनस है नहीं, कमीशन है नहीं, 7,200 प्लस कन्वेंस अलाउंस प्लस सर्वेंट अलाउंस, और ये 4,800। नाउ टोटल सैलरी होगी 1,59,360, इसका 15% 23,904, ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। नाउ वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। मोटर कार क्योंकि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और दोनों ही पर्पस के लिए यूज होती है, और सारे एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। जब सारे ही एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर करता है तो बड़ी कार, लार्ज कार के होते हैं 2,400 पर मंथ और स्मॉल कार के होते हैं 1,800 पर मंथ। तो यहाँ हम देखते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस आ गई 23,900 और वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार आ गई अकॉर्डिंग टू वर्किंग नोट 3, 1,800 इंटू 12, 21,600। अब हम इन सब की क्या कर लेंगे, टोटल। जब इन सब की टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से हमें देना है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 40,000 फिक्स है, दैट इज हमारी टैक्सेबल सैलरी। 3,01,424 इज द टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर नैयर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया हो? कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।